नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी हैं मनीषा। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने रचा नया इतिहास। पहले सौर मिशन में अंतिम कक्षा में स्थापित हुआ आदित्य L1। लैग्रेंज एक बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से करेगा सूर्य का अध्ययन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शंकराध्याय को देर रात किया गिरफ्तार। फरार टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। कल राशन घोटाले मामले में छापे के दौरान ईडी की दूसरी टीम पर हुआ था हमला। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल का फिर आया नाम। आरोपी ने बघेल को पैसे देने की कही बात। एसआईटी ने मामले में मुंबई से की पहली गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर विचार विमर्श। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 500वें केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। शिक्षक की भूमिका में महिलाओं के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। बांग्लादेश में कल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। भारत से चुनाव आयोग के 3 सदस्य पहुंचे ढाका। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिलाया निष्पक्ष चुनाव का भरोसा। और बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने नया इतिहास रच दिया है। अपने पहले सौर मिशन में आदित्य L1 अंतिम कक्षा में स्थापित हो गया है। अब आदित्य L1 लैग्रेंज एक बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफलता उसने हासिल की है। इस पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं पूरे राष्ट्र के साथ इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करता हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करने की उपलब्धि पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, यह एक महान उपलब्धि है और चंद्रयान की तरह यह भी हमारे गौरव का क्षण है। No, last time I came here, I went to the IISS, that Institute of Space Science Technology. So I've seen the space program for many years. I've been myself earlier member of Space Commission. I think a moment of great pride for us, just like Chandrayaan was, So thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में
साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा हो रही है। हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 500वें केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज भारत की यात्रा बहुत दूर तक चली गई है और हम विश्व की 5वीं महाशक्ति बनकर उभरे हैं। आज भारत की यात्रा बहुत ऊपर चली गई है। आज वो भारत नहीं है जो दुर्बल था। आज हम दुनिया की महाशक्ति हैं। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है, कनाडा को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को छोड़ा है और हम 5वीं महाशक्ति बन गए हैं। ये आपकी बदौलत है, आपके प्रयास की वजह से है। और कुछ ही साल बाकी हैं। 5-6 साल में हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिद्वार पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने पतंजलि गुरुकुलम की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति की जीवंतता को बनाए रखने में इस देश के गुरुओं का सबसे बड़ा योगदान है। गुरु की प्रशंसा आपको भारत के हर शास्त्र में मिल जाएगी, चाहे कोई भी शास्त्र क्यों न हो। इस देश में ईश्वर तक के अस्तित्व पर एक बार वाद विवाद हो सकता है, लेकिन किसी भी शास्त्र में आपको गुरु के अस्तित्व पर कोई मतभेद कभी भी न देखने को मिला होगा और मैं आश्वस्त हूं न भविष्य में कभी देखने को मिलेगा। भारत में हर शास्त्र, हर धर्म व हर पंथ गुरु के महत्व को स्वीकार करता है। गुरु के महत्व को सबने माना है। गुरु शिष्य की बहुत ही हमारे यहां विशिष्ट परंपरा रही है और हमारे देश में वह आज भी कायम है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकूला में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। वहीं राशन घोटाला के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। फरार टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हमले का शिकार हुई ईडी की टीम पर उल्टा पश्चिम बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस का आरोप है कि बिना नोटिस के छापेमारी की कोशिश क्यों की गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाने के डर से एजेंसियों पर हमला करते हैं। डेमोक्रेटिकली मैकेनिज्म में, प्रजातंत्र में विशेष करके सरकारी एजेंसी अपने काम करते हैं, उनको निर्विघ्न काम करने देना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ इलाका में जो लोग अकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जिनको कानून को कोई सम्मान नहीं है, जो जेल जाने की जिनके मन में डर है, वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्द में निंदा करता हूं।
पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जांच एजेंसियों पर हमला करवाने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है और वहाँ इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना लूट मची हुई है कि जांच के काम में भी बाधा डाल रहे हैं। जो देश की अदालतों के आदेश के अंतर्गत जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उनके ऊपर हमला करवाना, और ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का एक मिनट के लिए भी अधिकार नहीं है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान से बंगाल से लेकर तमिलनाडु के भ्रष्टाचारी परेशान हो रहे हैं। पैसे पकड़ा रहे, 5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ पकड़ा रहे, स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं, गरीबों का चावल भी बेच दे रहे हैं, कट मनी सट मनी इसका जो है बंगाल में आपको पता है कि सर है। उसी तरह से तमिलनाडु में आपने देखा कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही करप्शन का चार्ज लगा दिया। तो पूरे जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सभी परेशान हो गए हैं। माननीय मोदी जी का जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो नारा है वो सक्सेसफुल नारा हो रहा है और उस पर जनता उनको समर्थन दे रही है। इस कारण से ये समस्या चल रही है और ये केवल महीने 2 महीने की बात है। जब मोदी जी तिबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये जितने चोर हैं सभी घर के अंदर चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले पर ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में अराजकता के माहौल के पीछे राज्य और पुलिस की राज्य सरकार और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया। देखिए, संदेशखाली में जो घटना घटी है सारे हिंदुस्तान में कहीं इस तरह की घटना नहीं घटती। आज दरिंदों को कितना हिम्मत जुटा पाए इसका एक जगजाहिर नजीर संदेशखाली में हम सब देख रहे हैं। संदेशखाली की घटना ये साबित करते हैं कि इस सूबे में सत्तारूढ़ पार्टी और पुलिस बल दोनों के बीच जो गहरा ताल्लुका जो संबंध इसका इजहार इस तरीके की भयंकर घटना, ये नापाक जो रिश्ता सत्तारूढ़ पार्टी के साथ पुलिस बलों की है ये जाहिर होते हैं संदेशखाली की घटना की बदौलत। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस में रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल रहे। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2022 में कश्मीर के चनापोरा हथियार जब्ती मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता के घर को कुर्क कर लिया। मामले के मास्टरमाइंड में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी आमिर मुश्ताक गनई की संपत्ति को आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के चनापोर क्षेत्र में किरण कॉलोनी में एनआईए टीम द्वारा आतंकवाद की आय के रूप में कुर्क किया गया। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहिल गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि असीम दास ने पूछताछ में ईडी को बताया कि यह पैसा हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भेजा गया था। असीम दास ने
पूछताछ में ईडी को बताया कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी की गई है। मुंबई पुलिस ने दीक्षित कोठारी को गिरफ्तार किया है। पिछला 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल पूरे घोटालों का रहा है। एक एक करके सभी घोटालों पर जांच बैठाएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। विदेश मंत्री ने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्ष का सरकार कार्यकाल शानदार रहा है। नौकरशाही से लेकर बैंकर आम लोगों के प्रति पहले से अधिक जवाबदेह हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पूरे देश का विकास सामने आ रहा है। I have seen a complete change in how the government performs. And not only how the government performs. I am also looking to see how bankers perform. That if you look at the change in the government, it is something which has gone through every part today of the country. That the bureaucracy is more sensitive, that bankers are more friendly towards customers, that every public dealing organization today actually is looking at the people very, very differently. And that is actually how Viksit Bharat will be created. अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली यात्री उड़ान की शुरुआत की गई, जिसमें 180 यात्रियों ने एक साथ उड़ान भरी। भारत के कई राज्यों के श्रद्धालु भी इस ऐतिहासिक उड़ान से यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इससे पहले नेपाल से वधु पक्ष के तौर पर 500 से ज्यादा राम भक्त भगवान श्री राम के लिए उपहार के तौर पर भार लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। तो विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। मिथिला में उसी को भार कहा जाता है। भार का मतलब एक लाठी, एक बांस कंधे पर रहता है और उस बांस के दोनों कोनों पर टोकरों में भेंट का सामान रखा होता है। तो ये ऐसे भार लेकर जनकपुर, वीरगंज, मिथिला, ऐसे नेपाल का समाज, राम भक्त समाज 500 की संख्या में। मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतनी बड़ी संख्या कैसे आई। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। नेपाल की जनकपुर धाम से चली भार यात्रा अयोध्या पहुंच गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्रद्धालु भगवान राम के ससुराल यानी जनकपुर से उपहार लेकर आए हैं। उपहार लेकर आए श्रद्धालुओं से बात की हमारे संवाददाता आशुतोष ने।
22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये अवसर अद्भुत होगा क्योंकि माता जानकी के जनकपुरी से भी 500 की संख्या में लोग आए हैं और ये लोग माता जानकी और भगवान राम के लिए भार लेकर के आए हैं। भार यानी कि भेंट लेकर के आए हैं, भेंट यानी कि उपहार लेकर के आए हैं। सदियों पुरानी यह परंपरा, लड़कियों के घर वाले भेंट स्वरूप देते हैं, उसे भार कहा जाता है। नेपाल से सुशील अग्रवाल जी यह भार लेकर के आए हैं। क्या मन में भावना है, इन्हीं से जानते हैं। सुशील जी, क्या सोच करके ये भार लेकर के, भेंट लेकर के भगवान के लिए आए हैं? हम लोग जनकपुर से आए हैं और राम जी का स्थापना, मंदिर का कल स्थापना हो रहा है, उनका पुनर्स्थापना हो रहा है, इसलिए हम लोग की तरफ से जो भेंट होता है वो हम लोग लेके आए हैं उनको चढ़ाने की। माँ जानकी का भार लेकर जनकपुर से आने वाली ये महिलाएं क्या कहती हैं? क्या नाम है आपका? मधु साहब। मधु जी, क्या सोच करके, क्या भाव है मन में ये लेकर के आई हैं? भाव तो बहुत है, उत्साह है कि हम लोग जानकी जी के यहाँ से राम जी के यहाँ हम लोग आए हैं भार लेकर। हम लोग इतना उत्साहित हैं, जो मेरी बेटी, मेरी जनकपुर की बेटी टेंट में रह रही थी, हम लोग एकदम खुशी से, जब उनका एक महल बन गया, उनका घरवास होगा, गृह प्रवेश होगा, तो उसमें कितना चूड़ा, दही, पान, मखान जो मिथिला का होता है, पाग, चुनरी, साड़ी, सूप, धनिया, कर्मी का साग, सोना चांदी का बर्तन, आभूषण, उनका बर्तन, वो सब, मतलब उनके जो तो हम लोग से हुआ नहीं, लेकिन जो शक भरा है हम लोग उनके लिए उत्साह पूर्वक प्रेम भाव लेकर, वो तो आम बात है, हम लोग पूरा तन मन धन उनको देने के लिए आ गए हैं। और मेरी बहन किसी तरह अपने घर में महल में जाके बैठे, हम लोग भाव विह्वल हैं। जनकपुर से आई ये महिलाएं अयोध्या के हर वासी में राम को देखती हैं और यही कारण है कि जब व्यवस्था में भी लगे हुए लोग भगवान राम की तरह जनकपुर की महिलाएं देखती हैं तो क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ गाती हैं, सुनाते हैं आप। ई बुढ़बा के बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बुढ़बा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में छोट लगे, देखन में छोट लगे, खात बड़े थारी, बुआ हमरा बोत काहे गाड़ी। अयोध्या पूरी तरह से भक्त के रंग में सराबोर है। जनकपुर से आए लोग अगर विवाह में गारी गीत गाते हैं तो भगवान का बाल्य रूप देख करके लोग मुग्ध होकर के सोहर भी गाते हैं। संपूर्ण अयोध्या में भक्त के विभिन्न रस और रूप दिखाई देते हैं। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। तो गाली गाई जा रही है, सोहर गीत गाए जा रहे हैं और इसी के साथ पूरे भक्ति के माहौल के साथ 22 जनवरी का इंतजार भारत ही नहीं, दुनिया के देशों के रहने वाले लोग भी कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से राष्ट्रीय आय के संबंध में कल जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार निवेश और सरकार के व्यय के कारण खनन, विनिर्माण और वित्तीय सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी, जो समग्र रूप से जीडीपी की वृद्धि दर को तेज करने में सहायक होगी। सरकार का अनुमान है कि निवेश और विनिर्माण में वृद्धि के कारण दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9% रह सकती है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना के 77 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो के साथ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने संयुक्त रूप से भारत में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मानकीकरण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग पेशेवरों, उपभोक्ता समूहों, शिक्षाविदों सहित लगभग 900 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने BIS के मानकीकृत विकास और भवन निर्माण नियम 2023 का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य आयात को घटाकर देश को एक निर्यातक देश बनाना है। प्रधानमंत्री जी का यही काम, कितना जल्दी आयात को घटाएं। हम निर्यातक बने, हम आयातक नहीं, हम याचक नहीं बने, हम निर्यातक बने और मेक इन इंडिया दुनिया भर में छा जाए, ये हमारा संकल्प है। और इसलिए संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने में जहां हमारा खिलौना आयात 52% घटा है और 239% निर्यात बढ़ा है, तो ये हमारी उच्च गुणवत्ता के कारण बढ़ा है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत नॉर्थ इंडिया में सुबह शाम के अलावा रात का पारा काफी नीचे गिर गया है। पूरे दिन धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कम दृश्य क्षमता की वजह से ट्रेनों, वायुयानों के आवागमन में भी प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ऐसे हालात कुछ दिन और रहेंगे। बांग्लादेश में कल होने वाले 12वें संसदीय चुनावों से पहले बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अव्वल ने कहा कि हम एक विश्वसनीय चुनाव भागीदारी और चुनाव के परिणामों की निष्पक्षता और स्वीकार्यता में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे चुनाव को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कल राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में 11 करोड़ 9 लाख मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। We already introduced EVM and our EVM machines were excellent. Compared to Indian ones, our ones were much better. It was very difficult for us to take the political parties on board that EVM machine is a unique machine. So truly speaking, from the very bottom of my heart, I say, in future, if EVM, we have to resort to EVM, or if India invents some sort of electronic voting system, we have to go for that. और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं वो कोई फैक्ट चेक करना चाहता है।